हिमाचल में 10 से 50 तक महंगा हुआ बाहरी राज्यों के वाहनों का प्रवेश। हिमाचल में शराब महंगी। शिमला में टैक्स नहीं भरने वालों पर कार्रवाई। हिमाचल में फर्जी राशन कार्ड की जांच शुरू। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर बोले, जरूरी संस्थानों को बहाल करें। प्रदेश में एक बार फिर से स्वर्ण संगठन सड़कों पर उतरे। 17 मार्च को विधानसभा में मुख्यमंत्री सुक्खू पेश करेंगे अपना पहला बजट। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों का प्रवेश शुल्क 10 से 50 रुपए बढ़ गया है। सुक्खू सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए टोल बैरियर पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों से लिया जाने वाला 24 घंटे का प्रवेश शुल्क अधिसूचित कर दिया है। 1 अप्रैल 2023 में प्रदेश में नई दरें से लागू होगी। भारी मालवाहक वाहनों को अब 450 रुपए की जगह 500 रुपए चुकाने होंगे। 6 से 12 सीट यात्री वाहनों को 80 रुपए और 12 सीट से अधिक को 140 रुपए देने होंगे। निजी वाहन चालकों को 40 रुपए की जगह अब 50 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। प्रदेश के तहत आने वाले 55 टोल बैरियरों के लिए कर एवं आबकारी विभाग ने प्रवेश शुल्क की दरें तय की है। मालवाहक वाहनों की श्रेणी में इस बार बदलाव किया गया है। पहले 120 क्विंटल से अधिक भार वाले वाहनों की एक ही श्रेणी थी। अब इसका वर्गीकरण कर एक नई श्रेणी बनाते हुए 250 क्विंटल या उससे अधिक भार की नई श्रेणी बना दी गई है। इन वाहनों को प्रदेश में प्रवेश के लिए अब 600 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। बाहरी राज्यों के नंबर वाले भारी मालवाहक वाहनों के साथ हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत इन वाहनों से भी यही शुल्क वसूला जाएगा। प्रदेश के मालवाहक वाहनों को प्रदेश शुल्क में छूट नहीं दी गई। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए तय किए प्रवेश शुल्क के आधार पर ही त्रैमासिक और सालाना पास बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब और बियर का नशा महंगा होगा। राज्य सरकार की राजस्व अर्जित करने की मुहिम उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ने वाली है। पहले प्रति बोतल 7 रुपए का सेस चुकाना पड़ता था। इस बार सरकार ने मिल्क सेस के नाम पर 10 रुपए अतिरिक्त सेस लगा दिया है। कर एवं आबकारी विभाग ने इस बात नई नीति अधिसूचित कर दी है। अंग्रेजी व देसी शराब, बियर, वाइन और विदेशी शराब पर मिल्क सेस लगाया गया है। इसके अलावा गोधन विकास निधि के लिए प्रति बोतल 2 रुपये सेस लगेगा। प्रदेश में कोरोना संकट के समय सरकार ने इस सेस का नाम बदलकर कोविड सेस कर दिया था। अब कोविड सेस को बंद कर इसका नाम काऊ सेस कर दिया है। प्रति बोतल 1 रुपये का सेस कर एवं आबकारी विकास फंड के नाम पर लिया जाएगा। 2 रुपये प्रति बोतल सेस पंचायती राज संस्थानों को जाएगा। 1 रुपया सेस स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस सेवाओं के लिए मिलेगा। कुछ मिलाकर उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के दौरान शराब और बियर की प्रति बोतल 17 रुपये का सेस चुकाना होगा। राजधानी शिमला में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने वालों पर नगर निगम सख्त हो गया है। कई बार नोटिस देने के बाद भी हाउस टैक्स जमा न करने वाले 7 भवन मालिकों के बिजली पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं। शहर में 30,000 भवन मालिक हैं, जिनसे नगर निगम टैक्स लेता है। इनमें से 1500 लोगों ने अभी टैक्स जमा नहीं कराया। इनमें भी 80 डिफॉल्टरों से 50,000 से 1 लाख के बीच टैक्स वसूला जाएगा। 150 के करीब गार्बेज बिल नहीं देने वाले भी नगर निगम के रडार पर है, जिसमें अधिकतर होटलियर है। शहर में करीब 60,000 लोग नगर निगम की डोर टू डोर गार्बेज योजना से जुड़े हैं। इसमें भी करीब 5,000 लोग ऐसे हैं जो समय से बिल नहीं भर रहे। नगर निगम ने अभी 50,000 से ज़्यादा टैक्स बकायेदारों को नोटिस भेजे हैं। इसके बाद 20 से 30,000 वाले डिफॉल्टरों को भी अलर्ट किया जाएगा। बता दें कि एमसी शिमला को टैक्स से 21 करोड़ रुपए की सालाना आय होती है। अभी निगम को शहर में लगभग 650 करोड़ रुपए की टैक्स रिकवरी करनी है। कंगाली से जूझ रहे नगर निगम को सरकार की ओर से भी टैक्स समेत अन्य बिलों की रिकवरी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने नगर निगम प्रशासन को आय बढ़ाने को कहा है। इसके लिए निगम प्रशासन रिकवरी बढ़ाने के काम में तेजी लाया है। नगर निगम कमिश्नर आशीष कोहली का कहना है कि इन डिफॉल्टरों को पहले नोटिस जारी करके 15 दिन का टाइम दिया गया था, जिसका कोई रिस्पांस नहीं आया। मजबूरन एमसी इनका बिजली पानी का कनेक्शन काट रहा है। गार्बेज बिल ना देने वालों को भी 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। इसके बाद इन पर भी कार्यवाही होगी। हिमाचल प्रदेश में फर्जी राशन कार्ड रद्द हो गए।
प्रदेश सरकार ने खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग को आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड की जांच करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने 31 मार्च तक फर्जी राशन कार्डों को ब्लॉक करने के साथ रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने को कहा है। सरकार को शिकायतें मिल रही है कि बाहरी राज्यों के लोगों ने हिमाचल में रहते हुए राशन कार्ड बनाए हैं। इसके अलावा शादी होने के बाद भी महिलाओं के नाम को राशन कार्ड से नहीं हटाया गया है, जबकि दूसरी जगह भी नाम का जोड़ दिया गया है। केंद्र सरकार के पोर्टल में ऐसे लोगों की डबल एंट्री दिखाई जा रही है। हिमाचल में 19 लाख राशन कार्ड धारक परिवार है। इनमें 6 लाख के करीब गरीब परिवार है। प्रदेश सरकार राशन कार्ड उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर डिपो में सस्ता राशन उपलब्ध करा रही है। इसमें 3 दालें, 2 लीटर तेल, चीनी और 1 किलो नमक शामिल है, जिसमें आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर उपलब्ध कराती है। बाजार मूल्य की अपेक्षा लोगों को यह राशन आधे दाम पर मिल रहा है। ऐसे में लोगों ने दो जगह अपने राशन कार्ड बना रखे हैं। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले प्रधान सचिव RD नजीम ने कहा कि राशन कार्डों को जांचा जा रहा है। विभाग को इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं। जहां जहां फर्जी राशन कार्ड बने हैं उन कार्डों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व सरकार के द्वारा खोले गए संस्थानों को डिनोटिफाई किए जाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने प्रतिक्रिया दी है। राठौर ने शिमला में कहा कि पूर्व सरकार ने जाति राजनीतिक मंशा से संस्थान खोले, लेकिन इनमें कई जगहों पर जहां संस्थानों की जरूरत है उन्हें सरकार को बहाल करना चाहिए। राठौर ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 2 ऐसे संस्थान बंद हुए हैं जिनकी लोगों को जरूरत है। सरकार को इन्हें बहाल करना चाहिए। की बात है तो वो हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी थी, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने बैठकर तय किया और जो गारंटियां दी हैं, और सरकार का ये दायित्व बनता है कि उन गारंटियों को पूरा करे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस दिशा में जो है पूरा प्रयास जो है कर रही है। और दूसरा जो डिनोटिफाई जो किए गए हैं, कुछ संस्थान किए गए हैं, तो वो बिल्कुल मुझे लगता है कि राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि चुनाव से चंद महीने पहले जो है नए संस्थान खोले गए। बजट का कोई प्रावधान उसमें था नहीं, लेकिन कई संस्थान ऐसे हैं कि जो ज़रूरी है। अब मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। हमारे क्षेत्र में जो है बड़ा गांव और मतियाना में जो सब तहसील खुली थी वो भी डिनोटिफाई जो है की गई है, लेकिन वहाँ ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जो भी संस्थान हिमाचल में डिनोटिफाई किए गए हैं, अगर वो ज़रूरी है तो मेरी भी ये मांग रहेगी सरकार से कि उनको दोबारा से नोटिफाई करने की ज़रूरत है। लाने की बात है, अभी जो अनियमितताओं का मामला सामने आया है, जिस तरह से हमारे जो संस्थान है, हमारी जो LIC है वो घाटे में गई है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार का दबाव था कि अडानी को जो है ऋण दिया गया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा घोटाला है, और संसद के अंदर जो हमारे सांसद है उन्होंने मांग की, कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि जो है इसकी जांच होनी चाहिए। जैसे पहले भी पूर्व में जो घोटाले हुए हैं उनके लिए जो है जांच हुई है, लेकिन ये सरकार जो है जांच से भाग रही है। और मुझे ये लगता है कि अगर पहले भी इस तरह के मामलों में जांच होती रही है, अब क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका आशीर्वाद और समर्थन जो है अडानी के साथ है। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री समिति की कमेटी की जो डिमांड है उसे जो है पूरा करना चाहिए, और कांग्रेस इस डिमांड को लेकर आगे बढ़ेगी। और अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है। जितने भी विपक्षी दल हैं वो इस मांग को लेकर जो है इस सत्र में भी आएंगे, और जो भी ज़रूरी हुआ, चाहे आंदोलन की बात है, वो भी जो है हम एक जिम्मेवार विपक्षी दल होने के नाते हम। प्रदेश में एक बार फिर से स्वर्ण संगठन सड़कों पर उतरे हैं। देवभूमि स्वर्ण संगठन की आक्रोश पैदल रैली शिमला पहुंची। यहां संगठन के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए अध्यक्ष मदन ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की सुक्खू सरकार जातीय भेदभाव कर रही है। हम मुख्यमंत्री सुक्खू से पूछना चाहते हैं कि क्या स्वर्ण समाज के बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होते? लोग हमारी इस समानता की लड़ाई में साथ दें और अपने बच्चों के भविष्य का नव निर्माण करें।
अन्यथा आने वाली पीढ़ियां आपको कोसती रहेगी। देवभूमि स्वर्ण संगठन ने कहा कि आज तक स्कूल से लेकर बच्चे, नौजवान, रोजगार के क्षेत्र में किसान और सभी क्षेत्रों में आरक्षण के आधार पर बंटवारा हुआ है। इसे खत्म करने के लिए लगातार वे पैदल मशाल यात्रा कर रही है और वे राज्य और प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं कि इस ओर ध्यान देकर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। देखिए, मकसद हमारा बिल्कुल साफ साफ है कि जिस वक्त हम लोग 17 फरवरी 2023 से हम लोग धर्मशाला से चले थे, तो हमारा वहाँ पे भी मकसद एक ही था और यहाँ पे पहुँचे हैं तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। आर्थिक आधार पे आरक्षण मुख्य मकसद है। योग्यता के आधार पे नौकरियाँ हो, समानता का अधिकार हो, किसान परिवार को 3000 रुपये प्रति माह वेतन या प्रोत्साहन राशि सरकार दे, ये आग्रह हमारे मुख्य है। हिमाचल प्रदेश सरकार से हमारा निवेदन है कि जो पिछली सरकार द्वारा लंबित मामला स्वर्ण आयोग गठन का था, उसे एक्ट के रूप में लागू करें और जो अभी स्कूल की वर्दी के लिए सरकार ने निर्णय लिया है, उस निर्णय को वापस लें और सभी को समानांतर एक समान नीति से आप लोग सबके बराबर अधिकार देते हुए, बच्चों को जातियों में ना बांटते हुए आप इस जो कानून आपने आदेश पारित किया है, उसे आप वापस लें और सबको एक बराबर आप देखें। ऐसी हम लोग मांग लेके चले हैं। कभी ये देखिए, जिस दिन 17 तारीख से हम लोग चले थे, हमारी मुख्य मांग वही थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, योग्यता के आधार पर नौकरी हो। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने माध्यम से आपके माध्यम से हर व्यक्ति जागरूक हो कि यदि आरक्षित वर्ग डॉक्टर हो और डॉक्टर में किसी प्रकार की कोई कमी हो, तो जब वो दवाई किसी व्यक्ति को देगा तो वो किस प्रकार की परिस्थिति से पेशेंट जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अध्यापक, डॉक्टर, प्रशासनिक सेवा और इंजीनियर में 1% भी आरक्षण ना हो और आरक्षण की जो आजकल जातीय और उस पर दिया जा रहा है, उसकी बंदर बांट पे हम लोगों को खेद है। क्योंकि गरीबों को आज तक 75 साल हो गए हैं, कहने को तो स्वर्णिम काल में हम लोग जी रहे हैं, परंतु हम लोग यदि वास्तव में देखें तो तमाम हर एक जाति वर्ग के गरीब लोग आज भी विषपान कर रहे हैं। आज भी वो अपनी ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जद्दोजहद में लगे हैं, परंतु आज भी उनके अधिकारों की बात कोई नहीं करता। राजनीति सभी लोग करते हैं, परंतु उनके ज़मीनी स्तर पर लागू करने की कोई भी काम नहीं करता। स्वर्ण आयोग की लंबे प्रयास शांतिपूर्वक रूप से आंदोलन कर सरकार के समक्ष हाथ जोड़ के निवेदन करना है। सरकार अगर नहीं मानती तो हम लोग धूप जलाने को भी तैयार है अपनी सरकार के समक्ष कि हम धूप जलाएं, सरकार से निवेदन करें। क्योंकि भगवान से बढ़ के हमारी सरकार है। क्योंकि सरकार एकदम से निर्णय लेती है, भगवान तो बहुत समय लगाता है। तो हम लोग हर प्रकार से निवेदन करेंगे सरकार से और हम लोग किसी भी शब्दों की मर्यादा को नहीं लांघेंगे। हम लोग किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, किसी भी लोगों को का रास्ता नहीं रोकेंगे। हम बेहतर तरीके से अपने समाज सरकार के समक्ष अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करेंगे। आज नहीं तो कल जीत अवश्य होगी, ऐसी हम लोग उम्मीद करके चले हैं। आधार पे बंदर बांट पे हम लोग विरोध करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। क्योंकि आज भी अगर आरक्षित वर्ग जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, उनमें सिर्फ 5% लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। बाकी आज तक 75 साल से उन्हें लाभ नहीं मिल पाया। तो हर एक जाति, हर एक घर को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो उसमें पात्र पाया जाएगा। आज मुख्यमंत्री से आप नई सरकार है, अभी अगर प्रथम वर्ष और प्रथम अब 3 महीने में वो आश्वासन देंगे। अभी पारी बहुत लंबी है और हम लोग सरकार से निवेदन करते रहेंगे। एक ना एक दिन लोग खुद समाज खड़ा होकर बताएगा। सरकार अगर हमारे साथ भी पिछली सरकार की तरह अटखेलियाँ करेगी तो पिछली सरकार ने देखा कि 1% वोट का जो मात्र रेशो था, सत्ता से बाहर होना पड़ा। यदि सरकार चाहेगी तो साथ, अगर स्वर्णों का साथ और हर गरीब का साथ चाहेगी तो अवश्य काम करेगी। यदि उन्हें भी अटकेलियाँ करनी होगी तो वो आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन होती है, वो समाज बताने वाला है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि असली व्यवस्था गरीब और किसान परिवर्तन कर सकता है और जो कि हमें जागरूक करने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से हमें पूर्ण आशा है कि अवश्य समाज जागृत होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन जिस तरह आरक्षण समाप्त ना करना, हम लोग नहीं कहेंगे कि होना नहीं, आरक्षण को समाप्त किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोग जब गाँव जाते हैं तो बहुत ऐसे गरीब हैं जिनको आज तक भी कोई लाभ नहीं मिल पाया और उनके पास कोई चारा नहीं है। परंतु जो बंदर बांट है वो ख़त्म होनी चाहिए। एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए सरकार द्वारा कि इस व्यक्ति को, इतनी आय के व्यक्ति को ही आरक्षण दिया जाना चाहिए। एक बार आरक्षण परिवार को मिल जाए, उसके बाद अन्य दूसरे परिवार को आरक्षण देना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन फिर कहलाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये सिर्फ आरक्षण की बातें कागजों में ही हो और ज़मीन पे ये कभी भी लागू ना हो। तो हम लोग ज़मीन पे ये लागू करवाने की हम लोग कोशिश करेंगे।
ये जो देखिए, हम लोग धर्मशाला से चले थे। 984 किलोमीटर हमारी शिमला सचिवालय तक की लंबाई रहने वाली है इस यात्रा में, और हमारा पहला पड़ाव हमारा सचिवालय होगा। अपने सरकार के समक्ष हम लोग जो मशाल है, मशाल को एक मशाल हमारी फिर भी जलती रहेगी, क्योंकि अखंड है, और ये तब तक जलती रहेगी जब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू नहीं हो जाता, योग्यता के आधार पर नौकरियां नहीं मिल जाती, किसानों की समस्या हल नहीं हो पाती, ये तब तक जली रहेगी। इस बीच में हम लोग 68 विधायकों के घर जाएंगे, उनके समक्ष हम लोग बात करेंगे कि क्यों आप किसानों की बात नहीं करते, क्यों गरीबों की बात नहीं करते, क्यों आप समानता की बात नहीं करते, आर्थिक आधार पर आरक्षण की क्यों नहीं बात करते, हर वर्ग के अधिकार की क्यों आप बात नहीं करते। तो हम लोग हर तरह से प्रयास करेंगे। अभी ये छोटा सा प्रयास है इस बारी हमें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बीच में बहुत सारा कुछ उथल पुथल हुई थी, जिसकी वजह से समाज टूट चुका था। दोबारा समाज को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, हर गरीब, हर किसान को, हर जाति के लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और आने वाले में समय देखते हैं कि कितनी सार्थक होगी, वो हम आप सभी लोग जानने में कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा आवाज़ को बुलंद करने का जो तरीका हमारे पास है, वो हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है, और आपकी इस आवाज़ के द्वारा हम लोग हर घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हिमाचल में 14 मार्च से प्रदेश विधानसभा में 14वीं विधानसभा का दूसरा सत्र में होने जा रहा है। इस सत्र पे पूरे प्रदेश की नजर होगी। यह वर्तमान सरकार का पहला बजट सत्र होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के गठन के बाद पहली बार विधानसभा में जनता की उम्मीदों का पिटारा खोलेंगे। ऐसे में जनादेश देकर कांग्रेस को सत्ता में बिठाने वाली प्रदेश की जनता की उम्मीदों का भविष्य भी 17 तारीख को कुछ हद तक साफ होगा। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने प्रेस वार्ता की। विधानसभा सत्र के बारे में जानकारी देते हुए कुलदीप पठानिया ने कहा कि 14 मार्च को 11 बजे विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। उस बयान के साथ वैसे तो कुछ रिएक्शंस भी हैं जो आपने देख लिए होंगे। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं विपिन परमार जी को सलाह दूंगा कि वो अध्यक्ष रहे हैं 2 वर्षों तक, और एज ए अध्यक्ष उनका कंडक्ट कैसा रहा है ये प्रेस से छुपा हुआ नहीं है, और बहुत सारे मान्य सदस्यों से छुपा नहीं है। वो हमारे विधानसभा के रिकॉर्ड में भी सारी चीज़ें विद्यमान हैं। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, अब मैं विधानसभा के परिसर के अंदर हूँ। स्पीकर के पास 3 तरह की अथॉरिटी है जो उनको जानकारी नहीं है। एक तो जब विधानसभा चलती है अंदर, तो संविधान के जो अनुच्छेद हैं और जो हमारी नियम और जो प्रक्रिया, जो रूल्स एंड जो हाउस जो कंडक्ट करने का जो अंदर कन्वेंशंस हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, डायरेक्शंस हैं, उसके मुताबिक वो होता है। जो अंदर की बात है वो डिफरेंट है। उसमें मैं एज ए स्पीकर जो है, जब मेरा रोल होगा तो मुझे संविधान के अनुच्छेदों के मुताबिक, हमारी जो रूल ऑफ बिजनेस है उसके मुताबिक, डायरेक्शन ऑफ स्पीकर है उसके मुताबिक, हमारी जो नियम है उनके मुताबिक मुझे काम करना पड़ता है। और वो एज ए स्पीकर लेजिस्लेटिव रोल है मेरा। जब मैं अपने चैम्बर में बैठता हूँ, काउंसिल चैम्बर में, देयर आई एग्जीक्यूट माई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। So I have administrative powers also with me. I control the secretariat of the विधान सभा, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट है उसको कंट्रोल करता हूँ। फाइलों के ऊपर बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। शायद ये जानकारी जो है परमार साहब को नहीं है। तो ये, और जब मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ तो मैं राजनीतिक प्राणी हूँ, और वो भी राजनीतिक प्राणी है। और बाहर जाकर जो है मैं किसी न किसी दल का हूँ, और किसी न किसी दल के बारे में प्रेस के लोग आप अभी मुझे पूछेंगे कि आप वर्तमान सरकार को कितने नंबर देना चाहोगे, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलना चाहोगे, तो मैं अपना ताला मुंह थोड़ी बंद कर दूंगा। आई एम ए फर्स्ट MLA, देयर आफ्टर स्पीकर। So as a MLA I have prerogative to say something as a speaker also, और वो मैं बाहर बोल रहा हूँ जाके। नुए जो हैं वो अनस्टार्ड है, जिसकी जो है उत्तरों के रूप में सूचनाएं जाएंगी,
जिसमें 164 ऑनलाइन है, 25 ऑफलाइन है, जो अभी तक आए हैं हमारे पास। लेकिन अभी समय है और ये 12 मार्च तक 22 मार्च तक जो है अभी समय है। सभी सामान्य सदस्य प्रश्न भी पूछ सकते हैं और उनकी सूचनाएं जो है उनको उपलब्ध कराई जाएंगी विभाग के माध्यम से। और साथ में अभी हमारे पास नियम 101 के अंतर्गत 4 सूचनाएं तथा एक नियम 130 के अंतर्गत 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तो ये अभी तक जो हमारे पास जो विधानसभा के अंदर जब से सेशन नोटिफाई हुआ है तब से लेकर माननीय सदस्यों के द्वारा पूछी गई विभिन्न जो है नियमों के माध्यम से जो सूचनाएं थी उसका जिक्र मैंने अभी किया है। और अभी इससे पहले प्रेस गैलरी कमेटी की मीटिंग हुई है। प्रेस गैलरी कमेटी के सभी सामान्य सदस्य उसमें उपस्थित थे और वो सारे विषय चर्चा में आए हैं। जहाँ जहाँ कहीं कोई शंका थी उसको हमने मीटिंग के माध्यम से डिस्कस करके उसको यहीं रिजॉल्व भी कर लिया है। और जो सजेशंस जो है प्रेस गैलरी कमेटी की तहत से आए हैं हमको वो मान भी लिए गए हैं बहुत सारे, और जो कुछ एक आध है जिसके ऊपर हम चर्चा करके आपको उसकी जानकारी दे देंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज जो है सेशन से पहले जो हम एक प्रेस के साथ जो संवाद करते हैं, वार्ता करते हैं, उसके दृष्टिगत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत। 23 तक ये चलेगा। इस सत्र में कुल मिला के 18 बैठकें होंगी। 14 मार्च 2023 को चूँकि ये पहला दिन है इसलिए प्रश्न काल से पहले शोको उद्गार होते हैं, ऑबिचुरीज होती हैं। और इस बार एक माननीय सदस्य हमारे बीच में जो पूर्व सदस्य हैं वो नहीं रहे हैं, श्री मनसाराम जी, उनके शोकोद्गार होंगे उस दिन। और 17 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जो है सत्र में वो बजट पेश करेंगे। जैसा आप जानते हैं, प्रेस में हमने पहले भी बोला, जो वर्ष 2023 और 24 के वित्तीय अनुमान हैं उनको सदन में प्रस्तुत करेंगे। और 16 मार्च 2024 को 16 मार्च तथा 24 मार्च को, मतलब ये कैलेंडर 17 को तो बजट होगा, बजट के बाद अवकाश है, फिर सोमवार को जाके इसके ऊपर चर्चा शुरू होगी। 17 को फ्राइडे है और वीरवार को यानी 16 मार्च और अगला जो वीरवार 24 मार्च आएगा उसमें जो है गैर सरकारी प्राइवेट मेंबर्स डे है जिसमें रेजोल्यूशंस आएंगे। और 20, 21, 22, 23 मार्च को 4 दिन को बजट अनुमानों पर चर्चा होगी और जिसका अनुमानों पर चर्चा की जाएगी। 27, 28, 29 मार्च 3 दिन ये जो है चर्चा का उत्तर भी उसमें आएगा। और उसके बाद 27, 28, 29 को 3 दिन को जो हमारी डिमांड्स हैं बजट की उनके ऊपर चर्चा होती है, कट मोशंस आते हैं। और 29 मार्च को जो है ये 27, 28, 29 3 दिन चर्चा होके 29 को बुलेटिन लगेगा और 29 को 4 बजे जो नोटिफाई हम कर देंगे ये बजट पास हो जाएगा। कुल में अभी तक विधानसभा के पास हमारे पास 543 टोटल जो प्रश्न हैं वो आए हैं, जिसमें 391 ऑनलाइन और 152 ऑफलाइन ये हैं स्टार्ट क्वेश्चन, जिसकी सूचना जो है सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री देंगे।